ऑलराइट क्लास, तो पिछले सेशन में हमने नेटवर्क लेयर पे डिस्कशन शुरू की थी और पिछला जो हमारा फोकस था वो राउटर्स पे था। राउटर आर्किटेक्चर की हमने ब्रॉड लेवल पे बात की थी, हमने क्यूइंग, इनपुट वर्सेस आउटपुट क्यूइंग पे डिस्कशन की थी और फाइनली हमने स्केड्यूलिंग के ऊपर बात की थी। आज हमने कंटिन्यू करना है और आज बेसिकली हमारी डिस्कशन होगी आईपी का ओवरव्यू होगा, आईपी हेडर का, फिर पैकेट फ्रेगमेंटेशन, दो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे, DHCP, ICMP, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे कि IPv4 जो कि मेनली आजकल इस्तेमाल होती है उसमें, और IPv6 जो अब फ्यूचर में अडॉप्ट की जा रही है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ऑलराइट, तो पहली चीज़ तो है कि इंटरनेट लेयर पे जो नेटवर्क लेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो नेटवर्क लेयर में एक तो राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहे होते हैं जिसमें रिप है, OSPF है, BGP है, और इनकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। राउटिंग प्रोटोकॉल का बिल्कुल ही अगर ब्रीफली बात करें, ब्रॉड लेवल पे रहें, तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम होता है कि हर राउटर ने डिटरमिन करना होता है कि डिफरेंट जो डेस्टिनेशन हैं वो मेरे किस आउटपुट पोर्ट के ऊपर रीचेबल होंगी। राउटिंग प्रोटोकॉल ये इंफॉर्मेशन जो है राउटर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम होता है कि ये डिसाइड करना कि डेस्टिनेशन किस पोर्ट पे रीचेबल होगी, और फिर ये इंफॉर्मेशन फॉरवर्डिंग टेबल के अंदर डाल देता है कि फलानी डेस्टिनेशन जो है ये इस आउटपुट पोर्ट पे रीचेबल है, कोई और डेस्टिनेशन किसी और आउटपुट पोर्ट पे रीचेबल है। ठीक है, तो ये तो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम हो गया। आईपी प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि आपके जो आईपी एड्रेसिंग है उसकी इंफॉर्मेशन, वो सारी कन्वेंशन जो है वो स्पेसिफाई करना। फिर जो आपका जो नेटवर्क लेयर का पैकेट होता है, जो आईपी पैकेट होता है, उसका फॉर्मेट क्या होगा। उसके अलावा पैकेट रिसीव हुआ तो उसको लुकअप कैसे करना है, और उससे रिलेटेड जो भी आपने एक्शन लेने होते हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे, ये सारा आईपी प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो तीसरा नेटवर्क लेयर का काम होता है वो ICMP है, जो कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है। इसका काम होता है कि एरर रिपोर्टिंग करना, और जो नेटवर्क की मॉनिटरिंग हो रही होती है, और जो सिग्नलिंग राउटर्स ने करनी होती है या एंड होस्ट ने जो एक दूसरे को सिग्नल भेजने होते हैं, फॉर एग्जांपल डेस्टिनेशन रीचेबल नहीं है या इस तरह के एरर्स होते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ICMP प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो शेयर की जाती है। अब आईपी डेटाग्राम के फॉर्मेट पे आ जाएं, तो पैकेट फॉर्मेट क्या होता है। जो आईपी हेडर है उसमें सबसे पहली फील्ड वर्जन की होती है। आजकल वर्जन 6 और वर्जन 4 चल रही है। ठीक है, उसके बाद जो अगली फील्ड है वो हेडर लेंथ की होती है। ये फील्ड बेसिकली बताती है कि पूरा जो पैकेट है उसमें हेडर कहाँ से कहाँ तक है। और बाय द वे हेडर जो है फिक्स नहीं होता, क्योंकि शुरू की कुछ फील्ड्स तो फिक्स्ड हैं, और उसके बाद ऑप्शनल फील्ड्स भी होती हैं जिनकी वजह से हेडर लेंथ जो है वो वेरिएबल हो जाती है इन IPv4। IPv6 हम देखेंगे उसका हेडर जो है वो चेंज हो गया हुआ है, वो हम पे डिटेल में देखेंगे अभी इन अ बिट। उसके बाद जो है अगली फील्ड टाइप ऑफ सर्विस की होती है। ये बेसिकली बिट्स जो है या तो आप एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमने पिछले कंजेशन कंट्रोल के लेक्चर में डिस्कस किया था। इन बिट्स को इस्तेमाल करते हुए राउटर सेंडर को बता देता है कि मेरे ऊपर कंजेशन हो रही है, बिल्डअप हो रही है। ठीक है, यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस फील्ड का एक और काम होता है कि आपके पास मल्टीपल अगर डिफरेंट पैकेट की प्रायोरिटीज हैं, यानी एक फ्लो जा रहा है, उस फ्लो में कुछ पैकेट हाई प्रायोरिटी के हैं, कुछ लो प्रायोरिटी के हैं, तो वो भी टाइप ऑफ सर्विस फील्ड जो है उसको इस्तेमाल करते हुए डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जो हमने बेसिकली पिछले सेशन में बात की थी कि आप प्रायोरिटी बेस्ड क्यूइंग कर सकते हैं, कि आपके राउटर पे मल्टीपल पैकेट्स आ रहे हैं तो आपका राउटर डिसाइड कर सकते हैं कि किस पैकेट को हाई प्रायोरिटी देनी है। तो वो बेसिकली इस फील्ड में लिखा होता है कि ये पैकेट किस प्रायोरिटी पे है। ठीक है, तो अगली फील्ड जो है वो लेंथ की फील्ड है, और लेंथ की फील्ड बेसिकली बता रही होती है कि आपका ओवरऑल जो पैकेट है इंक्लूडिंग द हेडर, उस पूरे पैकेट की लेंथ कितनी है। उसके बाद 16 बिट आइडेंटिफायर होता है, फ्लैग्स होते हैं, और फ्रैगमेंट ऑफसेट होता है। ओके, उस पर भी बाद में आते हैं। ठीक है, तो जो मैक्सिमम नंबर है टाइम टू लिव की फील्ड है, ये बेसिकली बता रही होती है कि पैकेट जो है
मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स कितनी मेक कर सकता है। यानी अगर टाइम टू लिव 25 है तो दैट मीन्स कि ये पैकेट जो है होस्ट से लेके 25 राउटर्स तक हॉप कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा हॉप्स करनी पड़ रही हैं और उसके बावजूद वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा तो दैट मीन्स बेसिकली क्या होता है कि हर राउटर पे टाइम टू लिव जो है डिक्रीमेंट हो जाता है बाय 1 और इवेंचुअली जैसे ही टाइम टू लिव 0 हो जाता है राउटर समझ जाता है कि ये जो है इसका टाइम टू लिव ख़त्म हो गया है, चांसेस आर कि इसकी जो डेस्टिनेशन है वो शायद रीचेबल ही नहीं है, इसीलिए ये बार बार राउटर्स के बीच में हॉप करी जा रहा है, तो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो टाइम टू लिव का मकसद क्या होता है? इसका मकसद बेसिकली इंश्योर करना होता है कि पैकेट जो है इनफाइनाइटली नेटवर्क के ऊपर ना घूमता रहे। अगर डेस्टिनेशन रीच हो गई है टाइम टू लिव के अंदर अंदर तो फाइन, अगर नहीं रीच हुई तो फिर राउटर अज्यूम कर देते हैं कि डेस्टिनेशन शायद रीचेबल ही नहीं है और वो पैकेट को ड्रॉप कर देता है और ये पैकेट बिला वजह पे बैंडविड्थ जो है इनफाइनाइटली ज़ाया नहीं करता। अगली फील्ड अपर लेयर की होती है, ये बेसिकली बता रही होती है कि जो पैकेट है इसके अंदर पे लोड जो है वो आया यूडीपी का पे लोड है कि टीसीपी का है या किसी और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का। ठीक है, इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ऑलराइट, ये जो तीन फील्ड्स थी 16 बिट आइडेंटिफायर, फ्लैग्स और फ्रैगमेंट ऑफसेट की फील्ड, ये बेसिकली इस्तेमाल होती है फ्रैगमेंटेशन और रीअसेंबली के लिए। यानी अगर आपने एक आईपी लेयर पैकेट भेजा है जिसका साइज बहुत बड़ा है और नेटवर्क जो है उस पूरे साइज का पैकेट नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है, तो इन दैट केस फ्रैगमेंटेशन होती है, उस बड़े पैकेट को मल्टीपल शॉर्टर पैकेट्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है और इन दैट केस ये 16 बिट आइडेंटिफायर, फ्लैग्स और फ्रैगमेंट ऑफसेट जो है इनकी फील्ड को इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन कि ये कैसे हमने इस पैकेट को दोबारा से रीअसेंबल करना होगा। और ये फ्रैगमेंटेशन और रीअसेंबली जो है ये हम आगे जाके भी देखते हैं इन अ बिट। ठीक है, फिर हेडर की फील्ड होती है, हेडर चेकसम की जो यूडीपी में था वो यहाँ पे है। उसके अलावा 32 बिट सोर्स आईपी एड्रेस और 32 बिट डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है। ये बेसिकली डिटरमिन करते हैं कि किस मशीन से पैकेट ओरिजिनेट किया था और किस मशीन तक इस पैकेट को सेंड करना है। अगली फील्ड ऑप्शंस की है। ऑप्शन की फील्ड बेसिकली यहाँ पे जो भी ऑप्शनल इंफॉर्मेशन कोई भी राउटर या कोई भी एंड होस्ट डालना चाहते हैं तो उसे इजाजत होती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप टाइम स्टैम्प डाल सकते हैं कि पैकेट जो है राउटर पे किस टाइम पे रिसीव हुआ है। इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या होगा कि आपके पास जितने राउटर्स हैं आपको पता होगा कि किस किस टाइम पे उन राउटर पे पैकेट रिसीव हुआ है और रिसीवर जो है या सेंडर जो है वो डिटरमिन कर सकता है कि किस राउटर पे ज़्यादा टाइम लग रहा है और पता लग जाए उससे कि किस राउटर के ऊपर ज़्यादा कंजेशन है। सिमिलरली एक और जो इस्तेमाल था ऑप्शन फील्ड का वो था कि इसके अंदर बेसिकली सेंडर स्पेसिफाई कर देता था कि मैंने किस किस राउटर के थ्रू इस पैकेट को सेंड करना है। यानी एक ऑप्शन तो होती है ना कि आईपी एड्रेस की बेसिस पे हर राउटर इंडिपेंडेंटली डिटरमिन करता है कि मैंने किस पोर्ट पे इस पैकेट को सेंड करना है। दूसरी ऑप्शन क्या होती है, इसे सोर्स राउटिंग कहते हैं बाय द वे, कि ऑप्शन फील्ड के अंदर लिखा होगा हर राउटर की इंफॉर्मेशन का नाम, हर राउटर का आईपी एड्रेस, कि अगर कोई भी पैकेट फॉरवर्ड हुआ है तो उस पैकेट को जबरदस्ती इन राउटर्स के थ्रू फॉरवर्ड करना है टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। तो इन दैट केस फिर आप ऑप्शन फील्ड में स्पेसिफाई कर देते हैं कि क्या पाथ लिया जाएगा, नेक्स्ट हॉप राउटर बेसिकली कौन से होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट इस्तेमाल है ऑप्शन फील्ड के, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये अवेलेबल होता है। उसके बाद जो है आपका एक्चुअल पे लोड शुरू होता है। इसके अंदर आपका पे लोड होगा विच मीन्स कि इस आईपी हेडर के बाद जो भी डेटा होगा उसके अंदर एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर था वो भी इंक्लूडेड होगा। और यहाँ पे अगर आप ओवरहेड की बात करें तो याद रखें कि फॉर एग्जांपल टीसीपी है और उसके अंदर कोई ऑप्शन की फील्ड इस्तेमाल नहीं की। सिमिलरली आईपी हेडर है और उसमें भी आपने कोई ऑप्शन की फील्ड इस्तेमाल नहीं की, तो इन दैट केस 20 बाइट्स टीसीपी के होंगे हेडर के, 20 बाइट्स आईपी हेडर के होंगे और बाकी जितना भी डेटा होगा वो एप्लीकेशन लेयर का होगा। ठीक है,
यानी अगर 1460 बाइट्स का डेटा है और 40 बाइट्स का टीसीपी प्लस आईपी हेडर है, तो आपका ओवरहेड बेसिकली क्या है, 40 बाइट्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1500 बाइट्स। ये आपका ओवरहेड डेटा जो कि यूजफुल नहीं है एंड यूजर को। बाकी जो 1460 बाइट्स हैं वो एक्चुअली वो हैं जिनमें एंड यूजर जो है वो इंटरेस्टेड होता है। और इन मोस्ट केसेस आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि पे लोड इतना होना चाहिए कि टीसीपी और आईपी हेडर का जो ओवरहेड है वो मिनिमाइज हो जाए, यानी वो आपके लिए पेनफुल ना रहे। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका पैकेट इस तरह का है जिसमें 20 बाइट टीसीपी है, 20 बाइट्स आईपी है और 40 बाइट्स आपका एक्चुअल डेटा है, तो उसका मतलब है कि ओवरऑल जो आपकी ट्रांसमिशन हो रही है उसमें से 50% यूजफुल है और बाकी 50% ट्रैफिक जो है वो, या बाकी 50% जो बाइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडर का ओवरहेड है। ठीक है, तो कोई भी आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे होते हैं तो आपने देखना होता है कि कितना ओवरहेड आप रखना चाहेंगे और कितना जो है आप चाहेंगे कि एक्चुअल यूजफुल डेटा हो। इसमें याद रखें कि अगर आप फाइल ट्रांसफर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप चाहेंगे कि बड़े बड़े पैकेट्स हों। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इन दैट केस यू वुड वांट कि एक पैकेट जो है उसके अंदर डेटा कम हो। क्यों? क्योंकि अगर पैकेट लॉस हुआ, नंबर वन, तो बहुत कम डेटा जो है वो लॉस हुआ होगा। और दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली अगर आप बहुत बड़ा पैकेट रख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी कुछ मिली सेकेंड का डेटा जो है उस पैकेट के अंदर है और जब तक वो पैकेट रिसीव नहीं होता तब तक वो ऑडियो जो है या वीडियो जो है वो प्लेबैक नहीं की जा सकती। छोटे पैकेट का मतलब होगा कि आप बहुत थोड़ा डेटा रिसीव हुआ है और फौरन उसे प्ले कर देंगे। बहुत बड़ा पैकेट है, फॉर एग्जांपल 1 मेगाबाइट का पैकेट है, बिल्कुल ही एब्सर्ड सा केस, तो दैट मीन कि जब तक वो 1 मेगाबाइट रिसीव नहीं हुआ तब तक आपका वीडियो प्ले नहीं होगी या ऑडियो प्ले नहीं होगी। और ऑब्वियसली ये जो है आपकी इंटरैक्टिव ट्रैफिक के लिए फीजिबल नहीं होता, इसलिए इंटरैक्टिव ट्रैफिक में आप बहुत छोटा डेटा रखते हैं। अगला पॉइंट फ्रेगमेंटेशन का है। हमने बात की थी कि अगर आपका एक सेंडर है जो कि बहुत बड़ा पैकेट ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें कि हर नेटवर्क का एक MTU होता है, यानी नेटवर्क लिंक्स जो है उनका एक मैक्सिमम ट्रांसफर यूनिट होता है जो लार्जेस्ट पॉसिबल लिंक लेवल फ्रेम साइज है। ठीक है, और हर लिंक का जो है MTU फर्क हो सकता है, यानी फाइबर ऑप्टिक का फर्क हो सकता है, जो कॉपर वायर है उसका MTU फर्क हो सकता है, जो वायरलेस है चैनल उसका MTU फर्क हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर सेंडर ने एक बहुत बड़ा IP पैकेट भेजा है और वो एक राउटर पे रिसीव हुआ है, पर राउटर का जो आउटगोइंग लिंक है उसका MTU जो है वो इतना बड़ा पैकेट जो है उसकी इजाजत नहीं देता। यानी अगर आप ईथरनेट का एग्जांपल लें तो उस पे यूजुअली जो MTU होता है वो 1500 बाइट होता है। तो अगर आपने 10,000 बाइट का या 12,000 बाइट का पैकेट जनरेट किया है जबकि MTU 1500 बाइट है सिर्फ, तो दैट मीन्स कि वो पूरे का पूरा पैकेट जो है वो एक लिंक लेयर पैकेट के अंदर फिट नहीं आ सकता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब क्या होगा, अब जिस राउटर पे पैकेट रिसीव हुआ था और उस राउटर को पता है कि मेरा जो नेक्स्ट लिंक है उसका MTU इस साइज से छोटा है, तो अब वो क्या करेगा, उस IP पैकेट को फ्रैगमेंट कर देगा, यानी आपका जो IP पैकेट है उसको छोटे पैकेट्स के अंदर स्प्लिट कर देगा सच दैट हर छोटा पैकेट जो है वो MTU के अंदर फिट आ सके। ठीक है, अब ये जो सब पैकेट्स बनेंगे हर राउटर इन सब पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा, नंबर वन। नंबर टू, इनकी जो रीअसेंबली है ये अब राउटर्स के ऊपर नहीं होगी। बेसिकली अब होगा क्या कि एक दफा पैकेट को आपने फ्रैगमेंट कर दिया है, अब वो सारे जो फ्रैगमेंट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक जाएंगे और उनकी रीअसेंबली जो है वो भी अब डेस्टिनेशन एंड पे ही होगी। जो आखिरी मशीन है, जो एंड होस्ट है, वही इन सब पैकेट्स को, इन फ्रैगमेंट्स को लेगा, इन्हें मर्ज करेगा, इनसे एक ओरिजिनल IP डेटाग्राम बनाएगा और फिर इस पैकेट को जो है अपनी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको सेंड कर देगा। ठीक है, अब ये किया क्या कैसे जाता है, तो हमने बात की थी पिछले साइड पे कि IP हेडर के अंदर बिट्स होती हैं जो कि ऑफसेट्स की, फ्लैग की और जो फ्रैगमेंट ID की थी। इन बिट्स को इस्तेमाल करते हुए जो डेस्टिनेशन है वो डिटरमिन कर लेती है
कि ये फ्रैगमेंट किस ओरिजिनल बड़े पैकेट का हिस्सा था। ठीक है, इसकी एक्चुअली वर्किंग क्या होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, लेट सपोज ये आपका एक ओरिजिनल पैकेट है जिसकी लेंथ 4000 बाइट है, उसकी आईडी लेट सपोज एक्स है। ये बाय द वे ब्राउन पैकेट की बात कर रहा हूँ। फ्रैगमेंटेशन फ्लैग 0 है, विच मीन्स कि ये पैकेट जो है फ्रैगमेंटेड नहीं है। ठीक है, और इसके बाद कोई और फ्रैगमेंट एज इन इस पैकेट का नहीं एग्जिस्ट करता। और ऑफसेट इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये जो है बेसिकली पहला पैकेट, ये बेसिकली एक ही पैकेट है। ठीक है, जो कि फ्रैगमेंटेड नहीं है। ऑल राइट, अब क्या होता है, इस पैकेट का साइज जो है 4000 है, इसकी लेंथ जो है 4000 है। दैट मीन्स कि एक्चुअली अगर हम आईपी हेडर की बात करें तो वो 20 बाइट्स का होता है, अज्यूमिंग कि कोई इसमें ऑप्शनल फील्ड नहीं है। ऑप्शनल फील्ड होती तो बात और थी। लेट्स अज्यूम कि ऑप्शनल फील्ड नहीं है, दैट मीन्स कि 20 बाइट्स जो हैं वो आईपी हेडर की हैं, और बाकी जो 3980 बाइट्स जो हैं, 3980 बाइट्स, वो एक्चुअल इस पैकेट का पेलोड है जो कि आप सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि आपका एमटीयू जो है वो 1500 बाइट का है, तो दैट मीन्स कि ये 4000 बाइट्स जो है ये एक पैकेट के अंदर नहीं फिट आ सकती उस लिंक के ऊपर। तो अब क्या होगा, इस पैकेट को स्प्लिट किया जाएगा। ठीक है, पहला जो पैकेट है उसमें आप देखें उसकी लेंथ 1500 है। 1500 का मतलब है कि 1480 बाइट्स जो है वो पेलोड किए हैं और 20 बाइट्स जो है वो आईपी हेडर है इस नए पैकेट का। ओरिजिनल पैकेट का आईपी हेडर नहीं, वो इग्नोर हो जाएगा। ओरिजिनल जो पैकेट था उसका सिर्फ पेलोड आएगा, उसका जो आईपी हेडर था वो आप इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो नया जो पैकेट है उस पैकेट में 20 बाइट्स आईपी हेडर की होंगी और 1480 बाइट्स पेलोड की होंगी। इसमें जो लेंथ है वो 1500 बाइट्स है। आईडी फील्ड जो है वो एक्स है, ये आपने ओरिजिनल पैकेट के हेडर से ले लिया। और ये आईडी क्या है, ये बेसिकली इस पैकेट की आईडी है। अगर कोई और पैकेट है तो उसमें आईडी फर्क होगी। फ्लैग इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है कि ये पैकेट जो है सब पैकेट जो फ्रैगमेंट है, इसके बाद भी कोई फ्रैगमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ओरिजिनल पैकेट का। अगली फील्ड ऑफसेट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल पैकेट था उसे जब आपने फ्रैगमेंट किया है तो उसका जो पहला जो सब पैकेट बना है ये बेसिकली वो है। यानी ऑफसेट 0 का मतलब है कि उस पैकेट का जो पेलोड का स्टार्टिंग पॉइंट था इसके अंदर स्टार्टिंग पॉइंट ही आया हुआ। ठीक है, और याद रखें कि इस पैकेट में की लेंथ 20 + 14 80 है, यानी 20 बाइट्स हेडर है, 1480 बाइट्स जो है पेलोड है आउट ऑफ दीज 3980 बाइट्स। अगले पैकेट में अगर आप आते हैं तो उसकी भी लेंथ 1500 है, विच मीन्स के 20 बाइट्स हेडर है, 1480 बाइट्स जो है वो एक्चुअल पेलोड है। आईडी एक्स है, यानी इसी पैकेट का फ्रैगमेंट है। फ्लैग 1 है, विच मीन्स के इसके बाद जो है एक और फ्रैगमेंट एग्जिस्ट करता है। ओके, और ऑफसेट क्या है 185। ये ऑफसेट कहाँ से कैलकुलेट हुआ है, तो देखिए ऑफसेट का मतलब है कि 1480 बाइट्स जो है वो इससे पिछले वाले पैकेट में एग्जिस्ट करती हैं, और 1480 बाइट्स को आपने डिवाइडेड बाय 8 किया है। तो बेसिकली 1480 डिवाइडेड बाय 8 जो किया है तो वहां से आपके पास नंबर 185 आया, विच मीन्स कि आपके पास इस पैकेट से पहले 185 मल्टीप्लाई बाय 8 बाइट्स एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद वाली जो बाइट्स हैं वो इस वाले फ्रैगमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, आगे आ जाए। तीसरा जो पैकेट है उसमें लेंथ क्या होगी, तो याद रखें कि ये पैकेट ओरिजिनल पैकेट में पे लोड का साइज 3980 था, उसमें से 1480 बाइट्स पहले पैकेट में आ गई, 1480 बाइट्स दूसरे पैकेट में आ गई, जो रिमेनिंग है वो 1020 बाइट्स है वो इस पैकेट में आ गया। तो 1020 प्लस हेडर विच इज 20, तो आपकी जो इस पैकेट की लेंथ है वो 1040 बाइट्स है।
इसकी आईडी एक्स है, विच मीन कि ये जिस पैकेट का हिस्सा है, फ्रैगमेंट है, वो पैकेट की आईडी एक्स थी। और फ्रैग फ्लैग इज इक्वल टू 0, विच मीन कि इस पैकेट के बाद जो है कोई और फ्रैगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और इसका ऑफसेट क्या है 370, विच मीन्स कि 370 मल्टीप्लाई बाय 8, इतनी जो बाइट्स हैं वो इससे पहले वाले पैकेट्स में आ चुकी हैं। यानी अदर वे राउंड देखें तो पहले पैकेट में 0 से लेके 1480 बाइट्स थी, अगले पैकेट में 1480 से लेके 2916 बाइट्स थी, इसके अंदर 2960 ऑनवर्ड्स बाइट्स हैं। पर ऑफसेट के अंदर हमने पहले बात की है कि आप 2960 नहीं लिखेंगे, अब इसे डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। तो यानी 2960 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 370, वो बेसिकली इस पैकेट का ऑफसेट है। यानी 370 मल्टीप्लाई बाय 8, ये जो बाइट्स होंगी ऑनवर्ड्स वो इस पैकेट में, इससे पहले वाली जो बाइट्स थी वो इससे पहले वाले पैकेट्स में आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रेगमेंटेशन हो गई है। यानी एक पैकेट को अगर फ्रैगमेंट किया है तो ये आपके फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। जिस राउटर पे भी ये फ्रैगमेंट आएगा वो इस राउटर को फॉरवर्ड कर देगा, इसे मर्ज नहीं करेगा। एक दफा ये फ्रैगमेंट्स एंड मशीन पे आ जाते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, तो अब डेस्टिनेशन क्या करेगी, डेस्टिनेशन की आईपी लेयर बाय द वे, ये टीसीपी लेयर पे नहीं हो रहा, ये आई या यूडीपी लेयर पे नहीं हो रहा, ये नेटवर्क लेयर पे हो रहा है। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, इन सारे पैकेट्स को एक बफर में स्टोर करेगी। जैसे ही ऑफसेट 0, ऑफसेट 185 और ऑफसेट 370 वाले पैकेट्स आ जाएंगे और इस पैकेट में फ्लैग 0 है, यानी इसके बाद कोई और पैकेट नहीं एग्जिस्ट करता, तो डेस्टिनेशन समझ जाएगी कि इसके बाद और कोई पैकेट नहीं है और मेरे पास जितने पैकेट थे फ्रैगमेंट्स वो आ गए हैं। तो अब वो इन तीनों को मर्ज करके इनसे ये ओरिजिनल वाला पैकेट रिकंस्ट्रक्ट करेगा, यानी रीअसेंबल करेगा, और फिर ये जो ओरिजिनल पैकेट है इससे बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको सेंड कर देगा। अगला सवाल ये आ जाता है कि आपने आईपी एड्रेस जो है उसको, आपको पता कैसे लगता है किसी भी मशीन को कि उसका आईपी एड्रेस क्या है? ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है कि आपका जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है आपकी कंपनी में या आपके घर में, उसके अंडर जितने भी कंप्यूटर आते हैं वो एक एक कंप्यूटर में लॉगिन करेगा। ठीक है, और विंडोज है तो उसकी आईपी प्रॉपर्टीज वाले खाने में जाएगा, और अगर यूनिक्स मशीन है तो जो आरसी कॉन्फिग वाली जो फाइल होती है उस फाइल के अंदर जाएगा, और वहां पे बेसिकली स्पेसिफाई कर देगा, हार्ड कोड कर देगा कि इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, एक ये अप्रोच होती है। इस तरीके से उस मशीन को पता लग जाएगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है कि अगर आपकी कंपनी में हजारों मशीनें हैं तो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अगर एक एक मशीन में जाके हार्ड कोड करता है आईपी एड्रेस, तो एक तो वो उस पर टाइम बहुत ज़ाया होगा, और दूसरा मसला क्या है कि अगर उसने आईपी एड्रेस एक एक में स्पेसिफाई कर रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि वो गलती कर दे और किसी एक मशीन पे ऐसा आईपी एड्रेस साइन कर दे जो कि किसी और को भी किया हुआ था, इन विच केस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मसला क्या होता है? तीसरा मसला ये है कि अगर आपके पास कोई लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं और आपने कुछ मशीन को साइन कर दिए वो सारे के सारे आईपी एड्रेसेस, अब प्रॉब्लम क्या होगी? अब अगर आप किसी और मशीन को आईपी एड्रेस साइन करना चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल नहीं है, और दूसरी बात है कि वो मशीन जिस वो आपने ऑलरेडी साइन किया था आईपी एड्रेस, वो अगर ऑफलाइन हो जाती है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये आईपी एड्रेस जो है ये अब इन यूज नहीं है, और इस आईपी एड्रेस को किसी और मशीन को साइन कर दो। ठीक है, तो बात ये है कि अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक ह्यूमन इंटरवेंशन के थ्रू ये सारा काम हो रहा है तो ये टायरिंग होगा, इसमें टाइम लगेगा, एरर प्रोन होगा, और अगर आपने इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन ऑफलाइन हो गई है तो उसका आईपी एड्रेस किसी और मशीन को साइन करना है, तो ये प्रोसेस जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। आइडियली हम क्या चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को जो है वो ऑटोमेट कर दें। ऑटोमेट का क्या मतलब है कि आपकी मशीन जो है
बेसिकली प्लग एंड प्ले ऑपरेशन से रन कर रही है, यानी आपने मशीन को नेटवर्क पे कनेक्ट किया है, यानी आपने तार लगाई है या उसका वायरलेस राउटर ऑन किया है, वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑन किया है, तो ऑटोमेटिकली आपकी मशीन को जो है आईपी एड्रेस वगैरह साइन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए जो अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी बेसिकली क्या करता है, आपका गोल क्या है बेसिकली कि आपकी कोई भी मशीन कनेक्ट करती है नेटवर्क पे, तो ऑटोमेटिकली उसे एक आईपी एड्रेस मिल जाए एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। अगर वो उस टाइम पीरियड के अंदर रिन्यू कर लेती है अपनी रिक्वेस्ट को या लीज को, तो वही आईपी एड्रेस उसका कंटिन्यू करेगा। अगर वो रिन्यू नहीं करती, तो इसका मतलब है कि अब वो मशीन उस आईपी एड्रेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो ऑफलाइन हो जाएगी और उसका आईपी एड्रेस जो है वो किसी और मशीन को साइन कर दिया जाएगा। इसका फायदा क्या है कि आपके आईपी एड्रेसेस जो है वो रीयूज हो सकते हैं। ठीक है, जब तक मशीन ऑनलाइन है वो अपना आईपी एड्रेस इस्तेमाल करेगी, जैसे ही ऑफलाइन हो जाती है वो आईपी एड्रेस किसी और मशीन को असाइन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका दूसरा हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होता है प्रोटोकॉल का, कि मोबाइल यूजर्स जो है उनको सपोर्ट कर सके। यानी एक ऐसा यूजर है जो कि लेट सपोज यूएमटी में स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में था कनेक्टेड, और वो वहां से मूव करता हुआ स्कूल ऑफ साइंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी में आ जाता है, तो अब वो एक नेटवर्क से किसी और नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किया है। तो होना क्या चाहिए कि ये जो मोबिलिटी है ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जानी चाहिए। यानी ये नहीं होना चाहिए कि यूजर डिस्कनेक्ट करे फिर दोबारा उसे एक लंबे प्रोसेस के बाद एक आईपी एड्रेस असाइन हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो है हमारा गोल होता है, जो कि डीएचसीपी आपको हेल्प करती है इसमें। ठीक है, और आखिरी बात ये है कि एक बात याद रखें, आपका जो भी नेटवर्क होता है उसमें कुछ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं और कुछ पब्लिक एड्रेसेस होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है कि आपका जो प्राइवेट एड्रेस है वो आपके उस नेटवर्क के ऊपर यूनिक है। यानी मेरी मशीन को अगर एक प्राइवेट एड्रेस मिला है तो मेरे नेटवर्क पे वो एड्रेस किसी और मशीन को नहीं मिलेगा, पर ओवर द इंटरनेट किसी और का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और उसका अपना प्राइवेट नेटवर्क है, तो इट इज पॉसिबल कि ये आईपी एड्रेस उसके अपने प्राइवेट नेटवर्क में किसी मशीन को साइन हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो प्राइवेट एड्रेस होता है वो आपके नेटवर्क पे यूनिक होता है, वो ओवर द इंटरनेट किसी और मशीन का भी हो सकता है, पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मशीन जो है वो आपके लोकल नेटवर्क में विजिबल होगी, वो आउटसाइड इंटरनेट को आपकी मशीन विजिबल नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट है प्राइवेट एड्रेस का। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपकी मशीन का पब्लिक एड्रेस है, तो पब्लिक एड्रेस का मतलब है कि ये आईपी एड्रेस ओवर द इंटरनेट पूरी दुनिया में यूनिक है और पूरी दुनिया में आपका आईपी एड्रेस विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई वेब सर्वर है तो उसका आईपी एड्रेस यूनिक होना चाहिए दुनिया में और वो सारों को विजिबल होना चाहिए। अगर विजिबल नहीं है तो ऑब्वियसली बाकी दुनिया वाले आपके सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ये पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में फर्क होता है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस आप अपनी मशीन को खुद ही असाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते किसी को। और जो पब्लिक एड्रेस होता है उसके लिए आपको जो अथॉरिटी है, इंटरनेट अथॉरिटी है, उसके पास जाके आपको आईपी एड्रेस खरीदना पड़ता है और हर साल उसके पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पब्लिक एड्रेसेस हैं वो कम होते हैं और वो महंगे भी होते हैं। प्राइवेट एड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मुफ्त होते हैं। तो होता ये है कि ये नहीं है कि आपके लेट्स सपोज आपका यूएमटी है तो आपके यूएमटी में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सारों को पब्लिक एड्रेस मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। उन सारों को एक प्राइवेट एड्रेस मिलेगा, पर जो कुछ मशीन हैं फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, ईमेल सर्वर वगैरह, उनको जो है एक पब्लिक एड्रेस मिल जाएगा ताकि दुनिया के किसी कोने से भी उन मशीन को एक्सेस किया जा सके। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो पब्लिक एड्रेसेस हैं ये अगर आपने शेयर करना है, यानी एक ऐसा सिनेरियो है कि आपके पब्लिक एड्रेसेस कम है और आप अपनी मशीन के बीच में शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी फिर डीएचसीपी का एक गोल होता है कि जो मशीन ऑनलाइन है सिर्फ उसी को पब्लिक एड्रेस मिले और वो जैसी ऑफलाइन होती है तो आपको पता लग जाए सर्वर, डीएचसीपी सर्वर को, कि ये पब्लिक एड्रेस जो है अब फ्री है, अब इन यूज नहीं है, और अब किसी और मशीन को अगर पब्लिक एड्रेस चाहिए तो उसे असाइन किया जा सके।
तो ये सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए आप DHCP इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, DHCP का लेट्स सपोज एक सिंपल सिनेरियो है, इसके अब हम डिटेल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज एक सिंपल सिनेरियो है, एक क्लाइंट है, वो आपके एक नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है, तो वो एक नेटवर्क में आएगा, कनेक्ट करेगा और वो DHCP सर्वर से कनेक्ट करेगा। सबसे पहले कनेक्ट नहीं करेगा, वो DHCP सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे एक IP एड्रेस चाहिए। जब तक उसे IP एड्रेस नहीं मिलेगा तब तक वो इस नेटवर्क पे किसी और मशीन के साथ या फिर इंटरनेट पे किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। कम्युनिकेट करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि इस मशीन के पास IP एड्रेस होना चाहिए और उस IP एड्रेस के लिए वो DHCP सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ऑलराइट, तो होगा क्या, आपका जो अराइविंग क्लाइंट है जिसके पास अभी IP एड्रेस नहीं है, वो एक पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा DHCP सर्वर को। ठीक है, सॉरी, ब्रॉडकास्ट करेगा पूरे नेटवर्क को, यानी नेटवर्क में जितनी मशीन है उन सारी मशीन को वो पैकेट जाएगा। ठीक है, इस पैकेट में जो सोर्स मैक एड्रेस होगा, एक बात याद रखें, मैक एड्रेस जो है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर बर्nt इन होता है। वो जब आप खरीदते हैं कंपनी से, फैक्ट्री से, तो वो फैक्ट्री जो है उस कार्ड के अंदर उसे फिक्स करके मैक एड्रेस को बर्न कर देती है, हार्ड कोड कर देती है। ठीक है, तो वो एक सोर्स एड्रेस है इस मशीन का। उसके बाद एक डेस्टिनेशन एड्रेस होगा। वो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, 255, 255, 255, 255, यानी अच्छा, बाय द वे सॉरी, एक गलती होगी मेरे से, जो पैकेट जाएगा उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो लिखा होगा, ये जो एड्रेसेस मैंने लिखे हुए हैं ये सोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेसेस हैं। ठीक है, यानी उस पैकेट में जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा वो 255.255.255.255 होगा। इस एड्रेस का मतलब होता है कि ये जो है पैकेट ब्रॉडकास्ट करना है उस मशीन पे, जितने भी उस नेटवर्क पे जितनी भी मशीन है, हर मशीन को ये पैकेट जाना चाहिए। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ऑन दी अदर हैंड जो सोर्स एड्रेस होगा उस मशीन का IP एड्रेस वो 0.0.0.0 होगा, विच मीन्स कि ये पैकेट जो है जिस मशीन से आया है उस मशीन का अभी कोई IP एड्रेस नहीं एग्जिस्ट करता। और जो सोर्स पोर्ट नंबर होगा वो 68 होगा और जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो 67 होगा, यानी 67 पोर्ट पे बेसिकली DHCP सर्वर लिसन कर रहा है। ठीक है, पर वाई एडर की फील्ड होती है बेसिकली कि बेसिकली मेरा जो एड्रेस है वो अभी तक सेट नहीं हुआ, और ट्रांजैक्शन ID होगी, ये बेसिकली यूनिक ID है। इस मशीन वो बेसिकली इस ID के थ्रू इस क्लाइंट को और बाकी सर्वर्स को पता लगेगा कि इस सेशन का पैकेट है। ठीक है, ऑलराइट, तो जब ये पैकेट सारी मशीन्स पे पहुंच जाएगा तो उनमें से जो DHCP सर्वर है जिसका अपना IP एड्रेस 223.1.2.5 है, ठीक है, वो बेसिकली रिस्पॉन्ड करेगा। और रिस्पॉन्स में क्या लिखा होगा, सोर्स IP एड्रेस, रिस्पॉन्स पैकेट में सोर्स IP एड्रेस होगा इस DHCP सर्वर का, विच इज 223.1.2.5। डेस्टिनेशन IP एड्रेस होगा which would be 255.255.255.255। इसका मतलब है कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस है और ये पैकेट हर मशीन को जाना चाहिए। सवाल ये है कि ये DHCP सर्वर डायरेक्टली उस क्लाइंट को क्यों नहीं भेज देता पैकेट, तो उसकी वजह यह है कि DHCP सर्वर को नहीं पता कि क्लाइंट का अपना IP एड्रेस क्या है, क्योंकि अपना IP एड्रेस क्लाइंट का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए ये पैकेट भी ब्रॉडकास्ट होगा। और जो वाई एडर की फील्ड है, वाई एड्रेस की, इसके अंदर बेसिकली जो DHCP सर्वर है वो IP एड्रेस डाल देगा जो कि फ्री है, यानी 223.1.2.4। और ये बेसिकली बता रहा है कि अगर क्लाइंट को बता रहे हैं कि अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ये वाला IP एड्रेस फ्री है और तुम अपने लिए ये IP एड्रेस इस्तेमाल कर लो। ट्रांजैक्शन ID जो है वो 654 है, यानी जो पिछले पैकेट में ID थी वही इसमें है, ताकि सारों को पता हो कि ये पैकेट जो रिसीव हो रहा है ये उस
के रिस्पॉन्स में था। ठीक है, साथ ही अगली फील्ड जो है वो लाइफ टाइम की है 3600 सेकेंड यानी 1 आवर। इस लाइफ टाइम वाली फील्ड का क्या मतलब है कि DHCP सर्वर क्लाइंट को बता रहा है कि अगर तुमने ये IP एड्रेस एक्सेप्ट किया तो 1 घंटे के लिए तुम ये IP एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हो। 1 घंटे के बाद अगर तुमने रिक्वेस्ट को रिन्यू ना किया तो ये IP एड्रेस फ्री हो जाएगा, तुम्हारा नहीं रहेगा, और फिर मुझे इजाजत होगी कि मैं किसी और को ये IP एड्रेस असाइन कर दूं। ऑन दी अदर हैंड अगर तुमने घंटे के अंदर अंदर रिक्वेस्ट को रिन्यू कर लिया तो फिर ये IP एड्रेस जो है घंटे के बाद भी तुम्हारा ही होगा। ठीक है, ऑल राइट। तो ये रिक्वेस्ट भी, ये जो रिस्पॉन्स आई थी, बाय द वे पहला पैकेट जो था वो DHCP डिस्कवर पैकेट कहलाता है। ये जो पैकेट है ये DHCP ऑफर पैकेट है। अभी ऑफर हुआ है, अभी एक्सेप्ट दोनों साइड से नहीं किया। अब क्या होगा, क्लाइंट जो है फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा। सोर्स IP एड्रेस अभी भी उसका 0000 ही है। डेस्टिनेशन IP एड्रेस ब्रॉडकास्ट है, विच मीन्स के पैकेट सारों को जाना चाहता है। ठीक है, वाई एडर वाली फील्ड जो है उसमें वो जो IP एड्रेस सर्वर ने इसे असाइन किया था यानी 223.1.2.4 वो लिखा होगा। यानी कहने का मतलब है कि क्लाइंट कह रहा है कि मैं इस IP एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, और साथ जो ट्रांजैक्शन ID है वो 655 है। पिछले वाले में 654 थी, इसमें 655 है, यानी ये एक नई ट्रांजैक्शन अब बन रही है। इस पैकेट का जो नाम है उसे आप DHCP रिक्वेस्ट पैकेट कहते हैं, यानी क्लाइंट कह रहे हैं कि ये IP एड्रेस जो है मैं इस IP एड्रेस में इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो सर्वर था DHCP सर्वर, उसने इस पैकेट को रिस्पॉन्ड किया है। उस पैकेट का जो सोर्स एड्रेस है वो अपना सोर्स एड्रेस है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो वंस अगेन ब्रॉडकास्ट है। वाई एडर फील्ड जो है वो है जो कि क्लाइंट ने एक्सेप्ट की थी IP एड्रेस। ट्रांजैक्शन ID 655 है और लाइफ टाइम जो है 3600 है, सॉरी। यानी DHCP एक्नॉलेजमेंट के सर्वर कह रहे हैं कि तुमने जो मुझे रिक्वेस्ट पैकेट भेजा है, यानी तुमने मुझे कहा है कि मैंने जो तुम्हें IP एड्रेस असाइन किया था वो तुमने एक्सेप्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, मैं उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर रहा हूं। और इस ट्रांजैक्शन के बाद क्या होगा कि अब क्लाइंट को जो है वो IP एड्रेस असाइन हो जाएगा और क्लाइंट उस IP एड्रेस को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। एक सवाल ये आता है कि हमने जितने भी पैकेट अभी भेजे हैं इन ट्रांजैक्शन में, DHCP डिस्कवर, DHCP ऑफर, DHCP रिक्वेस्ट, DHCP एक्नॉलेजमेंट, उन सारे पैकेट के जो डेस्टिनेशन एड्रेस होते थे वो ब्रॉडकास्ट होते थे। तो हमने ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्यों इस्तेमाल किया है? तो पहली बात तो मैंने वजह बताई थी कि क्योंकि क्लाइंट को शुरू में नहीं पता होता कि उसका IP एड्रेस क्या है और सर्वर का IP एड्रेस क्या है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि बाद में सर्वर ने जब रिस्पॉन्ड किया है और उसके बाद जो DH यानी पहली ट्रांजैक्शन के बाद जो अगली ट्रांजैक्शन थी DHCP रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट, उस केस में भी आपने ब्रॉडकास्ट क्यों किया है? उस केस में तो आप डायरेक्ट क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते थे। तो उसकी वजह ये होती है कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है शुरू में, तो इट इज पॉसिबल कि आपके नेटवर्क पे एक नहीं मल्टीपल DHCP सर्वर हो। फॉर एग्जांपल एक सर्वर है और एक जो है आपका बैकअप सर्वर है, या एक और DHCP सर्वर है जो कि लोड बैलेंसिंग के लिए था, यानी इस तरह की ऑप्शन हो सकती है। तो होता क्या है कि आपकी रिक्वेस्ट अगर सारे DHCP सर्वर्स को ब्रॉडकास्ट हुई है तो वो सारे के सारे रिस्पॉन्ड करेंगे। अब अगर क्लाइंट ने किसी एक की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है तो बाकी सारे DHCP सर्वर को भी पता लग जाना चाहिए कि मैंने जो IP एड्रेस असाइन किया था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, मैंने जो रिस्पॉन्ड किया था क्लाइंट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्लाइंट ने किसी और DHCP सर्वर की बात को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए बाकी सर्वर को जैसे ये पता लगेगा वो क्या करेंगे कि उन्होंने जो IP एड्रेस एलोकेट किया था उस क्लाइंट को, वो फौरन उस IP एड्रेस को डीएलोकेट कर देंगे, फ्री कर देंगे, ताकि ये IP एड्रेस अब किसी और क्लाइंट को दिया जा सके। ठीक है, तो इसलिए ब्रॉडकास्ट इस्तेमाल होता है। नंबर वन, पहले ट्रांजैक्शन में इसलिए इस्तेमाल होता है
क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता कि DHCP सर्वर का IP एड्रेस क्या है। और पहली ट्रांजैक्शन के बाद जो दूसरी ट्रांजैक्शन है उसमें क्यों ब्रॉडकास्ट होता है, तो वो इसलिए होता है ताकि सारे सर्वर्स को पता लग जाए, एक सर्वर को पता लग जाए कि मेरी रिक्वेस्ट जो है, मैंने जो IP एड्रेस दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया, और बाकी सर्वर्स को पता लग जाए कि मैंने जो IP एड्रेस असाइन किया था वो एक्सेप्ट नहीं किया, और वो उन IP एड्रेसेस को फ्री करके किसी और क्लाइंट को असाइन करते हैं। ठीक है। और अगला पॉइंट ये है कि DHCP सर्वर सिर्फ IP एड्रेस असाइन नहीं करता, वो जो आपका गेटवे राउटर है उसका IP एड्रेस भी बताता है। यानी अगर क्लाइंट जो है इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मैं किस गेटवे राउटर को पैकेट भेजूंगा तो वो पैकेट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। बाय द वे ये IP एड्रेसेस और गेटवेज की बात जो है हम अगले लेक्चर में ग्रेटर डिटेल में करेंगे। उसके अलावा जो DNS सर्वर है उसका अपना नाम और IP एड्रेस क्या है वो भी DHCP सर्वर बता देता है। ठीक है, क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट ने अगर ब्राउजर ने किसी URL को एक्सेस करना है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा लोकल जो DNS सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है, ताकि मैं डायरेक्ट उसे कनेक्ट कर सकूं। ठीक है, फिर नेटवर्क मास्क, यानी अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट किए हैं तो जो IP एड्रेस है उस IP एड्रेस का एक हिस्सा होता है जो कि नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा होता है और एक हिस्सा होता है जो कि उस नेटवर्क पे किसी मशीन को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ये मास्क भी हम कल के लेक्चर में डिटेल में, अगले लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। और नेटवर्क मास्क बेसिकली क्या होते हैं, वो एक एड्रेस को नेटवर्क और एंड होस्ट पार्ट में स्प्लिट करते हैं। यानी अगर UMT का एग्जांपल है तो UMT में अगर आप SST में किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो उसका नेटवर्क वाला पार्ट फर्क होगा कंपेयर टू अगर आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो उसका नेटवर्क वाला पार्ट फर्क होगा। ठीक है, तो ये जो चीजें ये नेटवर्क मास्क के थ्रू पता लगता है, और DHCP सर्वर आपको बता देते हैं कि आप जिस नेटवर्क पे कनेक्टेड है उसका नेटवर्क मास्क क्या है। अभी छोड़ दें, इसकी डिटेल हमने अगले लेक्चर में ग्रेटर डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा DHCP प्रोटोकॉल जो है वो कंप्लीट हो गया। अगला जो प्रोटोकॉल हमने डिस्कस करना है वो है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। और इसका मकसद बेसिकली क्या होता है कि आपके जितने भी एंड मशीन हैं, एंड होस्ट हैं और जितने भी राउटर हैं, उन्होंने अगर नेटवर्क लेयर पे आपस में कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, यानी एक तो होता है ना कि एक्चुअल जो एप्लीकेशन डेटा है, जो एक्चुअल एप्लीकेशन डेटा है या जो एक्चुअल राउटिंग प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो नहीं, उसके अलावा अगर आपने मैसेजिंग करनी है, कुछ सिग्नलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल एरर रिपोर्टिंग है कि आपका डेस्टिनेशन पे कोई पैकेट रिसीव हुआ है और डेस्टिनेशन को पता ही नहीं है कि इस पैकेट में जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहां आपके नेटवर्क पे एक पैकेट आया है और नेटवर्क को नहीं पता कि इसका जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है वो कैसे रीच होगा। ठीक है, या आपके एक ISP पे पैकेट आया है और उस ISP को नहीं पता कि जो डेस्टिनेशन ISP है वो कैसे रीच करनी है, तो इन दैट केस आपको जो ओरिजिनल सेंडर था उसे एक एरर पैकेट भेजना पड़ता है ताकि आप उसे बता दें कि यार तुम जिस होस्ट को या नेटवर्क को या पोर्ट को रीच करने की कोशिश कर रहे हो वो रीचेबल ही नहीं है, ताकि वो सेंडर जो है उसे पता लग जाए और वो स्टॉप कर जाए। ठीक है, इसके अलावा इन सम केसेस आपका मकसद क्या होता है ICMP का कि आपको कोई भी पैकेट आए, एको रिक्वेस्ट आई है फॉर एग्जांपल, तो आप सिर्फ उसे एक रिस्पांस भेज देते हैं, खाली डमी रिस्पांस, ताकि सेंडर को पता लग जाए कि सेंडर जो है, सेंडर से लेके उस मशीन तक आपका राउंड ट्रिप टाइम कितना है, और बेस्ड ऑन दैट राउंड ट्रिप टाइम अगर वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उसे इजाजत होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ICMP का इस्तेमाल है। ICMP एग्जिस्ट किधर करता है, सो इट इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, इट इज नॉट अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ICMP जो है इट इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, और ICMP जो है वो बेसिकली नेटवर्क लेयर पे एग्जिस्ट करता है पर ओवर द IP लेयर, यानी नेटवर्क लेयर पे आपकी IP लेयर है और ICMP का जो पैकेट होता है, जो मैसेज होता है, वो IP हेडर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, IP पैकेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ICMP मैसेज के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ एक टाइप कोड होता है, एक टाइप होती है, एक कोड होता है,
और अगर किसी आईपी डेटाग्राम आईपी पैकेट की वजह से एरर हुआ है तो उस पैकेट के जो शुरू के 8 बाइट्स हैं वो भी आईसीएमपी मैसेज के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ताकि अगर एरर को सेंडर ने डायग्नोज करना है तो उसे पता हो कि कैसे डायग्नोज करना है। ठीक है, और मेन जो इसमें चीज होती है वो टाइप और कोड की वैल्यू होती है। और यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो इस टेबल में आप देखें कि अगर टाइप 3 है और कोड भी 3 है तो इसका मतलब है कि डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल का एरर है, यानी आपने एक पैकेट भेजा है, वो पैकेट डेस्टिनेशन तक आया है और उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट नंबर था वो डेस्टिनेशन को पता लग गया कि ये पोर्ट नंबर जो है ये मेरे मशीन पे तो रीचेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, रन ही नहीं कर रहा। तो जो ओरिजिनल पैकेट का सेंडर था उसे एक आईसीएमपी मैसेज भेजा जाएगा जिसकी टाइप 3 होगी और कोड 3 होगा, और ये मैसेज जैसे ही रिसीव होगा तो उस सेंडर को पता लग जाएगा कि डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल है। एक और एग्जांपल लें, 11 टाइप 11 और कोड 0, यानी अगर आपने एक पैकेट भेजा है, वो पैकेट जो है एक राउटर तक पहुंचे, राउटर ने उसका टाइम टू लिव जो है डिक्रीमेंट किया है यानी -1 किया है, और वो टीटीएल की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है। अब जैसे ही 0 हुई है वो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा क्योंकि टीटीएल एक्सपायर हो गया है, और साथ ही ओरिजिनल जो सेंडर था उसे एक आईसीएमपी पैकेट भेज देगा जिसमें टाइप 11 होगी और कोड 0 होगा। ये पैकेट मिलते साथ ही सेंडर को पता लग जाएगा कि मैंने जो पैकेट भेजा था वो किसी राउटर पे उसका टीटीएल एक्सपायर हो गया है और वो ड्रॉप हो गया है। तो इसका मतलब है कि सेंडर को पता लग जाएगा कि चांसेस आर कि इसकी जो डेस्टिनेशन है उस तक ये पैकेट पहुंच ही नहीं पा रहा, बीच में इनफाइनाइटली घूम ही जा रहा है, इसलिए जो है वो ड्रॉप हो गया। तो सेंडर डिसाइड कर सकता है कि मैंने पैकेट को आगे फॉरवर्ड करना है कि नहीं, यानी आगे दोबारा से इस पैकेट को सेंड करना है कि नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप और कोड की मैंने लिस्ट दी है, मैंने 2 एग्जांपल सिर्फ डिस्कस किए हैं, बाकी एग्जांपल आप खुद ही देख लेना। ये 2 एग्जांपल क्यों मैंने डिस्कस किए हैं, ये अहम क्यों है, तो हम आईसीएमपी की एक एप्लीकेशन देखेंगे विच इज ट्रेस राउट। पहली बात तो ये कि ट्रेस राउट का काम क्या होता है, तो ट्रेस राउट का मकसद होता है कि अगर ट्रेस आउट का मकसद होता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से राउटर एग्जिस्ट करते हैं, कितने राउटर हैं, उन राउटर्स का आईपी एड्रेस क्या है, और हर राउटर तक मेरा राउंड ट्रिप टाइम क्या है। ठीक है, और फाइनली जो एंड मशीन है उसका आईपी एड्रेस क्या है और उस तक मेरा राउंड ट्रिप टाइम क्या है। ये इंफॉर्मेशन जो है ट्रेस राउट आपको देता है। यानी अगर आप ट्रेस राउट के साथ www.gmail.com लिख के एंटर दबाते हैं तो बेसिकली आपसे लेके जीमेल तक जो पूरा राउट बन रहा है उस राउट पे जितने आईपी एड्रेसेस हैं और हर आईपी एड्रेस तक जो राउंड ट्रिप टाइम है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके एंड पे ट्रेस आउट एप्लीकेशन आपको डिस्प्ले करके दे देगी। ठीक है, आईसीएमपी आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ट्रेस आउट क्रिएट करने के, ट्रेस आउट एप्लीकेशन के लिए, तो होता ही है कि आपका जो ट्रेस आउट का क्लाइंट है वो क्या करेगा, वो यूडीपी पैकेट सेंड करेगा, मल्टीपल पैकेट्स, यानी पहले 3 पैकेट सेंड करेगा और उन 3 पैकेट्स का जो टाइम टू लिव है वो 1 होगा। उसके बाद 3 पैकेट भेजेगा, उनका टाइम टू लिव 2 होगा। उसके बाद 3 पैकेट भेजेगा, उनका टाइम टू लिव 3 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इन पैकेट में जो डेस्टिनेशन पोर्ट फील्ड है वो पोर्ट नंबर वो होगा जो कि बिल्कुल ही कोई अनलाइकली पोर्ट नंबर है जो कि एग्जिस्ट ही ना करता, आपको पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, इस पे हम अभी आते हैं। खैर, तो होगा क्या कि आपने जो पैकेट भेजे हैं, पहले 3 पैकेट जो हैं जिनका टाइम टू लिव 1 था, वो जब पहले राउटर पे आएंगे, राउटर उन तीनों पैकेट्स का टाइम टू लिव डिक्रीमेंट करेगा, वो टाइम टू लिव 0 हो जाएगा। राउटर क्या करेगा, तीनों पैकेट्स को ड्रॉप करेगा और वापस आपको 3 आईसीएमपी पैकेट भेजेगा। हर आईसीएमपी पैकेट हर उस पैकेट को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है जिसका टीटीएल 0 हुआ था। ठीक है, जैसे ही पहला पैकेट रिसीव होगा आईसीएमपी का, आपके क्लाइंट को पता लग जाएगा कि मैंने जो पहला पैकेट भेजा था जिसका टीटीएल 1 था, जे उसके रिस्पांस में आईसीएमपी पैकेट आया है, तो वो टाइम आउट से मेजर कर लेगा कि, यानी वो टाइमर उसने ऑन किया था तो उस टाइम आउट को क्लोज करे, स्विच ऑफ करेगा और उसे पता लग जाएगा कि इतने टाइम में पहले पैकेट की रिस्पांस आई है, तो ये आपका आरटीटी है टू द फर्स्ट राउटर।
ठीक है, दूसरा जो मैसेज आएगा वो भी पहले राउटर का ही है, और जो तीसरा पैकेट आएगा वो भी पहले राउटर का RTT बता रहे हैं। ये 3 क्यों आपने भेजे हैं? ताकि आपको एवरेज पता लग सके। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या होगा, अगले जो 3 पैकेट भेजे थे उन 3 पैकेट में टाइम टू लिव 2 था। तो ये पहले पैकेट पर, पहले राउटर पे जाएंगे, पहला राउटर इन्हें दूसरे राउटर पे फॉरवर्ड करेगा, दूसरा राउटर जब TTL को डिक्रीमेंट करेगा तो वो 2 से 1, एज इन पहले राउटर ने 2 से 1 किया और दूसरा राउटर जो है उसे 1 से 0 कर देगा। तो टाइम टू लिव 0 हो गया है, यानी ये मैंने फिगर में जो शो किया है। तो अब क्या होगा, राउटर जो है उन तीनों पैकेट को ड्रॉप कर देगा और उनके रिस्पॉन्स में 3 ICMP पैकेट जो है ओरिजिनल क्लाइंट को भेज देगा। उन 3 पैकेट के रिसीव करने पे क्लाइंट को पता लग जाएगा कि मैंने जो 3 पैकेट भेजे थे जिनका TTL 2 था, उन तीनों पैकेट का RTT क्या है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो पैकेट आएगा ICMP पैकेट, उसमें जो सोर्स IP एड्रेस होगा उससे क्लाइंट को पता लग जाएगा कि ये जो सोर्स IP है ये किस राउटर का है। ठीक है, तो बेसिकली इन ICMP रिस्पॉन्स पैकेट से आपके ट्रेस राउट क्लाइंट को पता लग जाते हैं, नंबर 1 कि जिसने ये ICMP पैकेट जनरेट किया है उस राउटर का IP एड्रेस क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे से लेके उस राउटर तक एंड बैक जो राउंडेड टाइम है वो कितना बन जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जितने भी राउटर्स हैं, 1 बाय 1 आपके प्रोब पैकेट उन सारे राउटर्स को पहुंचेंगे और वो सारे पैकेट राउटर जो है उन पैकेट्स के रिस्पॉन्स में जब ICMP भेजेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा IP एड्रेस एग्जिस्ट कर रहा है। अब आखिरी सवाल ये है कि ट्रेस राउट को पता कैसे लगेगा कि मैंने अब शट डाउन करना है, मैंने अब प्रोग्राम को खत्म करना है। तो वो होता ही है कि ट्रेस राउट जितने भी पैकेट जनरेट करता है, वो हमने कहा था कि नंबर 1 वो UDP पैकेट्स होते हैं, और नंबर 2 मैंने कहा था कि उनमें जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो आप एक ऐसा पोर्ट नंबर लिखते हैं जो कि आपको पता है कि नॉन एग्जिस्टेंट होगा। तब होगा क्या, जब इवेंचुअली आपका UDP पैकेट एक ऐसी मशीन तक पहुंचेगा, ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर नॉन एग्जिस्टेंट है, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो मशीन पैकेट को एक्सेप्ट करेगी और साथ ही देखेगी कि इसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, पैकेट ड्रॉप करेगी और उसका पोर्ट अनरीचेबल का जो मैसेज है वो सेंड बैक कर देगी। तो जैसे ही पोर्ट अनरीचेबल का मैसेज पहुंचेगा आपको, आपकी मशीन को पता लग जाएगा कि ये जो मशीन पैकेट है ये एंड मशीन से आया है, इस मशीन के आगे कोई और मशीन नहीं एग्जिस्ट करती और ये मेरी डेस्टिनेशन थी। तो वो उस रिस्पॉन्स से आपको पता लग जाएगा कि आखिरी मशीन तक आपका राउंड ट्रिप टाइम क्या बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्विकली एक बात कर दूं कि आपका जब राउटर TTL की वजह से, टाइम आउट की वजह से कोई पैकेट ड्रॉप करता है, तो उस पैकेट का जो टाइप होता है ICMP पैकेट का, वो टाइप 11 होता है और कोड 0 होता है। ऑन दी अदर हैंड जब पोर्ट अनरीचेबल का मैसेज भेजता है तो उसका टाइप 3 होता है और कोड जो है वो भी 3 है। ठीक है, तो बेसिकली इन कोड से पता लग जाता है आपके ट्रेस आउट क्लाइंट को कि कौन सा पैकेट जो है वो राउटर से है और कौन सा पैकेट जो है बेसिकली एंड मशीन से आ रहा है।